पंखा को थोड़ा चला दे क्या? 2 नंबर में चल रहा था क्या इससे पहले? 1 नंबर पे चल रहा था। 1 पे चलाओ 1 पे। अब बाकी भी आदमी है यहाँ पे, चल। तो भैया आज मैं सुबह उठा और सबसे पहले मैं ट्विटर ओपन किया और देखा ट्रम्प जी का ट्वीट। H1B वीजा को लेके बड़े बदलाव किए उन्होंने। और ये है, इसको बदलाव के बाद से हलचल मची हुई है पूरे दुनिया में। क्या है, 70% इंडियंस H1B वीजा पे वहां पे काम कर रहे हैं ठीक है, और 11% के आसपास चाइनीज और बाकी राइट। बाकी का नहीं। तो इसको लेके यूथ में और जो अभी जो यूएस जाने की सोच रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों में वहां जाके एजुकेशन लेना चाह रहे थे, उस पर अब हलचल मची हुई है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ H1B वीजा क्या है और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हम भारतीयों पे और वर्ल्ड पे। ठीक है, देख, H1B वीजा बेसिकली होता ये है कि किसी को भी अगर यूएस में काम करना है, जॉब करना है, तो उसको मैंडेटरी है H1B वीजा लेना। वहाँ पे स्टूडेंट वीजा भी होता है, L1 वीजा भी होता है, O1 भी होता है, ग्रीन कार्ड भी होता है, अलग अलग टाइप के वीजा होते हैं, राइट। आज ट्रम्प ने उसके साथ साथ H1B वीजा के साथ दो, एक गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड भी निकाला है। गोल्ड कार्ड की कॉस्ट है $1 मिलियन, इट्स अराउंड 850 करोड़। 850 करोड़ रुपए दो और जाकर ट्रम्प की गोदी में बैठ जाओ। मतलब ये सिटीजनशिप के लिए? नहीं नहीं नहीं, वीजा है। बस वीजा है तो हाँ, कार्ड का हाँ, मतलब लाइक सिटीजनशिप, ठीक है, आपको वहाँ का सिटीजन मिल जाएगा, मिल। ठीक है। तो बस उसी तरीके से H1B वीजा है, अगर आपको वहाँ पे जॉब करना है तो जनरली क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं ये स्पॉन्सर करती है H1B वीजा का प्राइस, कॉस्ट। अभी तक क्या था, $1000 $1500 तक कॉस्ट आता था, तो कंपनियां इजिली बियर कर लेती थी। और बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे, मतलब कि जो इंजीनियर्स थे वहां से, बड़ी कंपनियों से, मतलब अलग अलग कंट्रियों से, इंडिया से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, अलग अलग कंट्रियों से लेके आते थे, वहां से हायर कर। जिसमें मेजरली 70% इंडियंस थे। H1B वीजा के वो 12% करीब चाइना के लोग थे। बट ना, ये जो पूरे कंट्री में सब जगह पे इसका जो बवाल मचा है, हाँ, ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो बहुत खतरनाक है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है इसका बेनिफिट दोनों को ही मिले, आइदर यूएस, आइदर इंडिया। इंडिया। बट ना, कोई सिस्टम अगर चल रहा है और आप उसको एकाएक बदलने का कोशिश करोगे, हाँ, ये मतलब आज पारित किया, कल से लागू हो रहा है, ऐसा राइट, कुछ सीन है। राइट, हाँ। तो अगर इस तरीके का आप कोशिश करोगे तो इससे चोट आपको ही होगा, ठीक है। हम भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम भी अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे भी प्रधानमंत्री बहुत दिन से इसकी बात कर रहे हैं, बट वो ये नहीं बोल रहे कि चलो चलो गूगल निकलो, हम अपना जीमेल बनाएंगे। हाँ, H1B वीजा को लेके मोदी जी ने अभी गुजरात में उन्होंने बयान दिया अपने रोड शो के दौरान कि इंडिया में अब समय आ चुका है कि हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। राइट, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इट्स सेम एज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हाँ, सेम जैसे फिलोसफी के साथ वो चल रहा है, ट्रम्प की फिलोसफी अभी चल फिलोसफी चल रही है। लेकिन आप इस फिलोसफी के चक्कर में, आपका तो 3 साढ़े 3 साल का कार्यकाल, देख इसको क्या है ना, इस आदमी को चाहिए नोबेल पीस प्राइज। इसको 3.5 साल में ऐसा ऐसा मैं कर दूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा जी, ये कर दूंगा जी, पूरी दुनिया मेरे उसमें नाचेगी, मैं इसका पैसा ले लूं, उसका पैसा ले लूं, यहाँ से पैसा ले लूं। एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ यार, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। हाँ। लेट सपोज एक प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का, एग्जाम्पल, उसमें 70% इंप्लॉय इंडियंस है, हम्म। ठीक है। हाँ। 30% अमेरिकन होंगे, हाँ, होंगे। 30 कह रहा हूँ। तो 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो अभी अमेरिका में, यूएस में हो रहा है, वो प्रोजेक्ट तो बंद हो जाएगा, हम्म। क्योंकि कंपनियां तो अपने एम्प्लॉयज को नहीं रख सकती, या तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाए क्योंकि सबसे चीप लेबर इंडिया चाइना से ही आते हैं। राइट, या तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा,
या तो वो इंडियंस को इंडिया भेज देंगे, हाँ। तो प्रोजेक्ट बंद होगा, या बंद नहीं होगा तो वो इंडियंस इंडिया आके इंडिया से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हाँ। उनको उनकी सैलरी मिल रही होगी, वो पैसा वो फिर अब स्पेंड कहाँ करेंगे? इंडिया में करेंगे। हर इससे पहले टैक्स कहाँ दे रहे थे? यूएस में। अब कहाँ देंगे? इंडिया में देंगे। तो इंडिया के लिए तो विन विन है। हाँ। लेकिन स्टिल एक जो होता है ना क्विक रिएक्शन, क्विक वो, तो स्टॉक मार्केट भी गिरेगा। ऑलरेडी 10-10% मार्केट गिर चुका है गिर चुका है ये मूव के साथ में। और उसके बाद 15 दिन पहले आप मीटिंग करते हो अपने टेक ओनर से, जितने टेक एंटरप्रेन्योर से, आप मेटा को बुलाते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट को बुलाते हो, आप गूगल को बुलाते हो, आप उनसे अगले 5 साल का प्लान ले लेते हो कि आप कितना मिलियन डॉलर करेंगे, आप कितना मिलियन डॉलर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 4 दिन के बाद में आप उन्हीं की ऐसी तैसी कर दिए। भाई अगर H1B वीजा वाले 70% इंडियंस हैं, और अगर, और ये है भी, ऐसा है भी कि सिलिकॉन वैली में आज के टाइम पे 40 से 50% इन्फ्लुएंस इंडियंस का है। हाँ। जॉब मार्केट में स्पेशली टेक और 40 से, और उसके बाद में फिर सर्विस सेक्टर, इंडिया से जो लोग सर्विस दे रहे हैं यूएस में, ये नेक्स्ट स्टेप भी आपको मैं बता देता हूँ। अभी तो इसने ये किया है, दूसरा स्टेप ही क्या करने वाला है पता है? कि जो अब इंडिया में रह के जो काम कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट इंडिया में या इंडिया से बाहर बना और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और जो भी यूएस में बिक रहा है, अब उसके पीछे ये टैरिफ लगाएगा, उसके पीछे पड़ेगा ये। तो इससे होगा क्या पता है? इससे कुछ नहीं होगा, करंट सिचुएशन इसकी ऐसी तैसी होगी। इसके इस मूव का वहां के खुद के इसके टेक एंटरप्रेन्योर्स, इसके लॉ मेकर्स, सब के सब इसका अपोज कर रहे हैं। आप अभी एक चूरन खिला दो जनता को कि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके नाम पे आप कुछ भी बात करोगे, अरे आपके एम्प्लॉइज या आपके अमेरिकन लोग क्या स्किल्ड है? इसने एक बात बोली इसको अनाउंस करते करते कि आप बाहर के लोगों को इतनी ट्रेनिंग दे रहे हो, इंडियंस को ट्रेनिंग दे रहे हो, चाइनीज को ट्रेनिंग दे रहे हो, फॉरेन कंट्री को, आप अमेरिकन को ट्रेनिंग दो। क्या ट्रेनिंग 2 दिन में हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। आज तुम लॉ पारित करते हो, कल से लागू करते हो, माइक्रोसॉफ्ट का बयान आ जाता है करके आप इंडियंस पैकअप, परसों कंपनी कैसे चलेगी? बहुत जल्दी अगर कोई आउटरीच मेटा में, अगर व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, वो नहीं हो रहा है, मेरे सुनने मिले, तो इस बात पे आश्चर्यचकित मत होना। हम जितने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई इंडियन बैठा। ऐसी ऐसी सोसाइटी है जो इंडियंस ओन कर रहे हैं, मतलब इंडियंस रहते हैं वहां पे। कुछ कुछ बैचेस तो ऐसे हैं यूएस में भी, कनाडा में तो होता ही है बोलते हैं, यूएस में भी ऐसे बैचेस हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूएस में कॉलेज जा रहे हो, आप इंडिया में कॉलेज जा रहे हो। बहुत से इंडियंस वहां जाते हैं अपनी एमएस हायर स्टडीज वगैरह। नहीं करेंगे, 60-70 लाख रुपए लगा के आप एमएस करने जाओगे यूएस में, आपको H1B वीजा नहीं मिलेगा। और उसके यूनिवर्सिटी को कितना फर्क पड़ेगा? कौन अब एमएस करने जाएगा? 4 साल, 3 साल, 2 साल के बाद में ये सब बंद हो जाना है। ये इसका जो ये क्या बोलते हैं, जो ट्रम्प जाएगा, रिपब्लिकन गिरेगी, वापस से डेमोक्रेट आ सकती है। 47% ही तो इसको समर्थन है इसको, 47 से 60% तक समर्थन हटेगा, वो ट्रम्प को समर्थन था। ठीक है, अभी देखा जा रहा है वहाँ जितनी वहाँ की टेक कंपनीज है सब अपोज कर रही है, क्योंकि क्या है पहले जो था H1 वीजा 1500 से 2000 के आसपास खर्चा, अब इसने कर दी 100,000, मतलब लगभग 88 लाख रुपए के आसपास होते हैं। तो मतलब इतना बड़ा अमाउंट तो कंपनी अब स्पॉन्सर करेंगी नहीं, कतई नहीं करेंगे, नहीं करेंगी, कतई ही नहीं करेंगे।
और वो पैसा वो बोलता है कि आपको इतने ही अगर वो एक्सपीरियंस स्किल लग रहा है तो पैसा दो, या तो आप अमेरिकन को ट्रेनिंग दो। हाँ अमेरिकन सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। हाँ आधे से ज्यादा अमेरिकन तो कॉलेज ही नहीं जाते। हाँ, स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट्स है वहां ज्यादा। स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, स्कूल ड्रॉप आउट से कैसे चलेगा? नहीं चल सकता है। ट्रम्प का ये मोटिव है, उसका ये कहना है कि जो जॉब के लिए जिसको भी हायर कर रहे हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अमेरिकन। उसने पहले भी अभी महीना भर पहले के आसपास उन्होंने सभी टेक कंपनियों को वो किया था, एक सजेशन दिया था कि आप बाहर से हायर करना बंद करो और अमेरिका से ही हायर करो। वो सुने नहीं ना, इसीलिए तो ये हरकत किया है। सबको मिलके अभी इस अभी अगले महीने सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आना है टैरिफ के ऊपर, ठीक है। और बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से इसकी हरकत चल रही है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। एक ही बार निक्सन को वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बोला जाता है, निक्सन के टाइम पे ये हुआ था। अ, अ, कहीं क्या बोलते हैं, जो ट्रम्प है, कहीं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से खाली अमेरिका का प्रेसिडेंट ना रह जाए, कहीं जो यूनाइटेड स्टेट के कहीं एक दो स्टेट इधर उधर ना हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि तेरे को पॉसिबिलिटीज हैं है, कि ऐसा हो सकता हो है। सकता है। क्यों? इसकी कितने स्टेट, फेडरल स्टेट सिस्टम चलता है, हाँ, कितने स्टेट्स के साथ इसकी प्रॉब्लम चल रही है वहां पे, कितने सारे लोगों के साथ इसकी प्रॉब्लम्स है। आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है। आप एक का एक सब दुनिया पे टैरिफ लगा देते हो। आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप अपने सबसे अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ में इस तरीके की हरकत करते हो। आपको compete करना है चाइना के साथ। हाँ अभी आज के टाइम पे जिसके पास जितना डेटा, जिसके पास जितनी रिसोर्स, रिसोर्स आज वही कंपनी बढ़ेगी। बढ़ेगी। एआई का टाइम है, एआई वॉर चल रही है। सब अपने जीपीटी मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। डेटा चाहिए, चाहिए डेटा। चाहिए, डेटा पे ही चाइना तो अपने घर में घुसने नहीं देगा, नहीं घुसने देगा, बिल्कुल। राइट। उसने ऑलरेडी बंद कर रखा है सब। वो अपने मॉडल पे काम कर रहा है। चाइना को बहुत बेनिफिट होगा इस सब चीज से। चाइना बहुत बहुत आगे जाएगा। ये वही वाली हरकत है ना, मैं जो एक लास्ट टाइम बताया था कि जब भी कोई पावर शिफ्ट होता है ना, हाँ, या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो जो ट्रांजिशन टाइम होता है ना 10-20 साल का, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। ये सेम टाइम पहले भी देखा गया है, ठीक है। अब फिर से ये देखा जा रहा है। पिछले 20 साल में, 10 साल में जो पावर शिफ्ट हो रहा है वेस्टर्न और अमेरिकन से एशियन पैसिफिक में, और जो चाइना ग्रो कर रहा है, और जो चाइना का रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है, वो इस चीज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, और इससे चाइना को बहुत फायदा होगा। और इस चाइना को compete करने के लिए पिछले 20 साल से अमेरिका बहुत अच्छे रिलेशंस बना रहा था इंडिया के साथ, जिसको भी इसने मिट्टी पाव कर दिया। इस पे हमने बात की थी बहुत अच्छे से राइट कि राइट कैसे पावर शिफ्ट हो रहा है, ग्लोबल राइट। पावर शिफ्ट। अगर उसमें भी हमने इस चीज से रिलेटेड बहुत अच्छे से बात की थी, डिस्कशन किया था। तो ये सब तरफ से मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, मेन मुद्दा या बड़ा मुद्दा जो है ग्लोबल पावर शिफ्ट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग शिफ्ट हो। शिफ्ट हो रही है। तो जैसे अभी देखा जाए तो टेक के साथ साथ और भी फील्ड्स हैं, जैसे स्टेम कहते हैं, साइंस, टेक्निकल, इंजीनियर, मेडिकल। तो ये बाकी फील्ड्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां भी बहुत से इंडियंस हैं हाँ, डॉक्टर्स अलग उन फील्ड। पे भी पड़ेगा। और उन पे पढ़ने के अलावा इंजीनियर्स को तो आप 1-2 साल में ट्रेन कर लोगे, 2 साल लगेगा, हाँ, ट्रेन कर लोगे। डॉक्टर तो 2 साल में नहीं बन सकता। नहीं, नासा में जो इतने साइंटिस्ट बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, अब मेरे को स्पेस एग्जैक्ट नहीं पता कि वो H1 वीजा से है या ग्रीन कार्ड से है या क्या उनकी पॉलिसीज है, इतना एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। बट जब बैक स्लैश होगा तो फिर तो सब पे पड़ेगा ना। आज एक जेमिनाई को मना कर दे इंडियन गवर्नमेंट, जब आप ऐसी हरकत, खैर हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से इसको डील कर रही है, और इस मुद्दे को भी बहुत अच्छे से डील कर लेगी, मेरे को पूरा भरोसा है। लेकिन अगर आज दुनिया की दो बड़ी कंट्री, रशिया से आपकी बन नहीं रही है, हाँ,
इंडिया से आप लपेटे ले रहे हो, चाइना से आपकी बनती नहीं, ठीक है। अब इंडिया चाइना मिलके, चाइना तो घुसने ही नहीं देता, इंडिया डिपेंडेंट है इन टेक उस पे बहुत, बट अगर इस तरीके के देखे तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अभी, बट इस तरीके की अगर हरकत होती है नहीं तो हमारे लोग वापस आएंगे ना। हाँ, जो क्योंकि बहुत से लोग स्विच तो करना चाहेंगे, स्विच करना थोड़ा इंडिया से यहाँ डिफिकल्ट भी है, बट बहुत अच्छा भी है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दूं, वहां पे 3 लाख करीब H1B वीजा प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से करीब करीब 70% इंडियंस है। तो लेट सपोज अगर 1 लाख इंडियंस भी वापस आते हैं और उसकी ऑन एन एवरेज सैलरी उनकी अगर 2 करोड़ रुपए है, तो पैसा कहाँ जाएगा? वो तो इंडिया ही में आएगा ना। तो ये सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं जो कि इंडिया के लिए बेहतर है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बेहतर है। इंडिया के स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा। वो लोग जिनके पास ठीक ठाक अच्छा पैसा है, यूएस का नॉलेज है, वो 1 लाख टैलेंट जिन जो ठीक ठाक पैसा कमा के रखा हुआ है, वो इंडिया आ रहा है और मेरा देश बदल रहा है। अब इंडिया में स्टार्टअप कल्चर में और बूस्ट आएगा और टेक शिफ्ट होगा और इससे बेनिफिट बाकी कंट्रियों को भी होगा, इंडिया को नहीं होगा खाली। क्या लग रहा है ट्रम्प को ऐसा मजाक लग रहा है? हाँ। ये सारे प्रोजेक्ट्स जाएंगे, वहां के जो लोग हैं उन लोग जो कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, अगर यूएस डिफेंस सेक्टर से चलता है तो सेकंड टॉप में उसका टेक सेक्टर इनोवेशन भी है। अब वहां की जो कंपनियां हैं वो तो सीधा बोलेगी किस बात का पैसा देंगे आपको, नहीं हमारे कंपनियां तो इसको एंडोर नहीं कर पाएंगी, स्टार्टअप कंपनियां तो बंद हो जाएंगी। बट ठीक ठाक जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, वो अपने सेंटर्स ऑलरेडी हैं उनके, वैसे कनाडा में, यूके में, इस तरीके की जगह पे खोलेंगे। हाँ। और जिनसे यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनसे सॉफ्टवेयर की ट्रेडिंग करेंगे और इंडियंस अब यूके या कनाडा ऐसे कंट्रीज में जाके ज्यादा रहना पसंद करेंगे। और ये लोग जनरली कैसा होता है टेक में, अगर टीसीएस या एक्सेंचर में जॉब करता हूँ, मैं 5-6 साल जॉब कर लेता हूँ, तो मेरी जो कंपनी होती है क्लाइंट के, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जनरली यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, तो और यूएस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होता है, इधर के प्रोजेक्ट होता है, तो यूएस बुलाते हैं। और जब यूएस बुलाते हैं तो हमारी टेक जो कंपनियां हैं टीसीएस इस तरीके की, ये अपने एम्प्लॉयज को, इंडियंस को वहां पे भेजती हैं और वहां से वो कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं। अब वो नहीं भेजेगी यूएस, वो यूके भेज लेगी, कनाडा भेज लेगी, और सर्विस ही तो प्रोवाइड करनी है भाई। यहाँ आपने क्या बोला तेरे को? अब इसकी सिंपल सी काट, अब वो जो प्रोजेक्ट है पहले, अब ये दूसरा क्या करने वाला है, क्योंकि मैं तेरे को बताया ना, दूसरा ये करेगा कि अब वो इंडियंस इंडिया आ गए तो अब इंडिया से नहीं लेना है। हाँ, ठीक है, तो अब क्या करेगा, तो ये लोग यूके शिफ्ट हो जाएंगे। इफ दे आर सिटिंग इन अ वर्ल्ड मोस्ट लाइक एक्सपेंस एक्सपेंसिव कंट्री और जिसका इनोवेशन में भी बहुत आगे है, तो वो तो दूसरी कंट्री में इजिली सर्वाइव कर लेंगे। हाँ, जर्मनी है, कोरिया है, साउथ कोरिया, बहुत बहुत जापान है, बहुत सी कंट्रियां हैं। अरे उधर भी क्यों जाना है, यूके है, कनाडा है, ये सब कंट्री, यूएस, यूके, वो बंदा ऐसा दिमाग लगाएगा कि क्या बोलते हैं, कनाडा में काम करेगा, यूएस के लिए काम करेगा, ठीक है, कैनेडियन डॉलर को बढ़ाएगा, ये सब। ये अपना तरीका अपना रहा है, हम अपना तरीका अपना रहे हैं। तो बस यही सारी चीजें हैं। तो जैसे अब वहां के स्विच करके इंडिया आते हैं, तो क्या इंडिया रेडी है अभी इसके लिए? हाँ भाई यार, हम तो ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग या इंजीनियर प्रोड्यूसर है, फैक्ट्री है हमारे यहाँ। तो हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारे लोग ज्यादा पैसे के लिए दूसरे देश में रह के सर्विस करते हैं और वहां पे टैक्स पे करते हैं, वहां पे वो पैसा वहां पे स्पेंड करते हैं, कमाते वहां, बोलते यहाँ के अपोज में। और सबसे अच्छी चीज है कि उनका स्किल उनके ही देश के काम आएगा इंडिया में, राइट। ये तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन शॉर्ट टर्म पे अभी इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है, बहुत बहुत ड्रास्टिक।
अपोजिशन पार्टी भी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के मुद्दा बनाएगी। उठाएगी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पूरा भरोसा है। जैसे हमने टैरिफ के साथ इसको खेला है, इसको भी उसी तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। और ये इंडिया के लिए अच्छा है। हाँ, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी। सो एक्चुअली वी शुड थैंकफुल टू दैट पर्सन। अभी हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा ड्रेस्टिक इसका इम्पैक्ट रहेगा, प्रॉब्लम कहाँ क्योंकि पे वो आएगी पता है? वहां से कहाँ पे स्विच आएगी? करके इंडिया आते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए यार, वो स्विच करके इंडिया आएंगे तो वो कंपनी तो उसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, उनको कंपनी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और ना वो कंपनी उनको इस तरीके से छोड़ेगी। अगर वो इंडिया से वर्क फ्रॉम होम करना चाहेंगे तो कंपनी इज ओके, दे ऑलरेडी सीन देयर वर्क इन पैंडेमिक, पैंडेमिक। ठीक है। दे आर वेरी मच ओके विद दैट कि आप इंडिया में रह के काम कर लो, बट कंपनी इज नॉट एबल टू अफोर्ड अ न्यू टैलेंट and spend money on their training. It's a huge cost. यूज कॉस्ट। एक ठीक ठाक एम्प्लॉय को इंडिया में, इंडिया में मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में जिसका पैकेज 15 से 20 लाख रुपए है, उसको हायर करने के पीछे कंपनी का स्पेंड आता है कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए इंडिया में। ये सिर्फ हायरिंग करने। हायरिंग का, हायरिंग फिर ट्रेनिंग, फिर वो 3-4 महीने उनको बैठा के रखना पड़ता है। हम भी तो अपन हायर करते हैं ना, हाँ, अपन देख रहे हैं ना उस देख चीज रहे को, हैं तो स्टेज को। कि हमें 3 महीने की तो पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है उनको। एक तो हायरिंग ही बहुत बड़ा प्रोसेस है कि उसको फिल्टर नहीं मिलते उतने स्किल्ड। स्किल्ड पी। अब वही बात है ना कि इंडिया भले इंजीनियर्स की फैक्ट्री है, बट बेहतर इंजीनियर्स आज भी बहुत कम है। इंजीनियर्स भरे पड़े हैं, लेकिन बेहतर इंजीनियर्स की का जो नंबर है वो बहुत कम है, और नहीं मिलते, सच में नहीं मिलते हमें। आप क्या बोलते हैं, जो रेज्यूमेज आते हैं उसको फिल्टर तो तू ही कर रहा है ना, हाँ, तो देख रहे हैं ना कितने देख फिल्टर होते हैं। 100 में से कितने का इंटरव्यू ले पाते हैं लोग? 5, 5 10, उससे 5 ज्यादा तो नहीं लेते। नहीं ले पाते, क्योंकि वो 90 तो ऐसे हैं जिनको रेज्यूमे नहीं बनाना आता। नहीं आता। तो ये टाइम है कि अब बहुत जल्दी हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, खुद पे आत्मनिर्भर हो जाए और अपने और वो हो भी रहे हैं, उसके लिए अच्छा अच्छा टाइम है, अच्छा वो है। और मैं तो एक इसको शॉर्ट टर्म के लिए फिर भी ये गलत है, लॉन्ग टर्म के लिए एक वेलकम मूव मानता हूँ। वो लोग आएंगे, वो ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, उनके कनेक्शंस यूएस में हैं, सो दे दिस गाइस केम इंडिया, और उनके पास अगर 2 से 3 करोड़ रुपए की सैलरी जनरेट करने का मौका है, जो कि अब वो टैक्स इंडिया में पे करेंगे, या तो वो कुछ यहाँ पे स्टार्टअप करेंगे या कंपनी करेंगे, तो दे गिव एम्प्लॉयमेंट टू आर पीपल। और वो टैलेंट हमारा वापस आ रहा है, वहां पे बस्ता तैयार होना चालू हो गया होगा। चलो स्वदेश, देश प्रेम याद आएगा उनको भी, एनआरआईज को, जो बाहर जाके ज्ञान देते हैं कि इंडिया इज देश देश देश। खैर, पिछले 11 साल में बहुत बदला है, ऐसा नहीं है। दे ऑल्सो नाउ फील लाइक अ प्राउड इंडियंस। अर्लियर देयर इज अ थिंग्स, ऐसी चीजें उनके साथ हो जाती थी कि दे फील सेम टू बी एन इंडियन प्रायर 10-15 years before. But now they proudly say that I am a proud Indian, and everyone knows who Indians are. Even ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं यार, पाकिस्तानी भी अपने आप को इंडियंस बोल देते हैं। बहुत हाँ, पाकिस्तान की बात आ गई तो मैं बोल ही देता हूँ। एक कोई मस्जिद था या कुछ, हाँ मस्जिद ही था, हाँ, बड़ा बड़ा मस्जिद था ना, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो वहां पे एक भिखारी भीख मांग रहा था, इज अ वेरी वेल ओके पर्सन। वो भिखारी भीख मांग रहा था, तो एक बंदा वीडियो बना रहा था कि बोलता भाई कहाँ से, मैं आपको रोज देख रहा हूँ, कहाँ से? बोलता है मैं इंडिया से। तो इंडिया में कहाँ से? कह रहा है यूपी से। यूपी में कहाँ से? हाँ, वो वाला जो एक मूवी नहीं आई थी जिसमें क्या बोलते हैं, एक
कटघरे में खड़ा रहता है तो पंडित बना रहता है, उससे पूछते अच्छा हैं हाँ, जॉली एलएलबी है सब जॉली अक्षय एलएलबी, कुमार की वो बस उसी तरीके के साथ उसके साथ हुआ। कहाँ से? वर्ड प्ले यूपी से। यूपी में कौन से शहर से? हिंसा का। एक्चुअल में बंदा पाकिस्तान का था और अपने आप को इंडियंस बता रहा था। तो ऐसे ऐसे खेल होते रहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पर आत्मनिर्भर भारत और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में बस एक यही फर्क है, हम वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं, हम लोगों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हमारे पास में अगले 10 साल के लिए हम सोच रखते हैं। अगर हम 15 अगस्त 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अगला हमें एक दशक इसके पीछे देना पड़ेगा। बट एकाएक हम ये नहीं बोलते कि आप चलो चलो जीमेल बंद करो, यहाँ का लाओ सेल्फ होस्टेड सॉफ्टवेयर, सेल्फ होस्टेड ईमेल। ऐसा हम नहीं करते। हम में और उनमें यही फर्क है। और इंडिया और अमेरिका ऐसे तो बहुत क्लोज है, ठीक है। अभी ये एक आदमी आया है, इसकी वजह से अभी थोड़े दिन की बात है, मैं वो जो बात बोला हूँ कि यूनाइटेड स्टेट कहीं यूनाइटेड ना रहे, तो ये आश्चर्य मत करना। और दूसरी बात, भारत यूएनएससी में मत जोड़ो और भारत अपनी जगह खुद बना ले, तो इस भी धोखे में मत रहना, अपने आप होगा। यूएनएससी में जगह बनाना बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए। बहुत बड़ा अचीवमेंट तो होगा, लेकिन भारत को बहुत पहले यूएनएससी में आ जाना चाहिए। इवन भारत, इवन साउथ अफ्रीका, all these countries which are have a huge amount of population in our world, तो उनका डिसीजन मेकिंग में एक इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। और ये वेस्ट को और दुनिया को और स्पेशली अमेरिकन्स को, नॉट यूनाइटेड अमेरिकन्स, अमेरिकन्स को समझना भी बहुत जरूरी है। और वही समझाने के लिए हम एशियन पैसिफिक के लोग निकले हैं। मेक इंडिया ग्रेट अगेन। चलो।